आज आपके साथ। और देखिए, नीट छात्रा मौत मामले में लगातार कई स्तरों से लापरवाहियां सामने आ रही है। जिस एसएचओ पर परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए, वही एसएचओ जब एसआईटी की टीम जांच करती है उस टीम के साथ वो नजर आती है, जबकि वो एसएचओ इस टीम का हिस्सा नहीं है। आखिर ये लापरवाही क्यों, आखिर क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संवेदना, यही नाम दिया है हमने उस बेटी का जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर जहानाबाद से पटना आई थी, लेकिन हैवानियत की भेंट चढ़ गई। और तो और नीट की तैयारी करने वाली संवेदना की मौत के बाद जिस ढंग से हॉस्टल संचालक, डॉक्टर और पुलिस वालों ने पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा से कम नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और एसआईटी के गठन के बाद जांच में तेजी जरूर आई है, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। अब देखिए इसे। ये है एसएचओ रोशनी कुमारी। संवेदना के घर वालों ने जिस एसएचओ रोशनी कुमारी पर लीपापोती का आरोप लगाया था, वही रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ दिखी है, जबकि वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है। साफ है कि जब ये लोग एसआईटी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना करेंगे तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित। सवाल है कि क्या डीजीपी के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है? क्या डीजीपी के आदेश को ताक पर रखकर एसआईटी जांच कर रही है? एसएचओ से लेकर के एएसपी की भूमिका जब पहले से ही है, तो फिर उनको एसआईटी टीम में रखने का क्या औचित्य है? जानकारी के लिए बता दें कि एसएचओ रोशनी कुमारी की गलत रिपोर्ट से ही पूरा केस उलझा था। इसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हम चाहे पाताल से खोद के निकालेंगे, लेकिन सच्चाई खोद के निकालेंगे। तो गुनहगार 1-2 नहीं बल्कि 5-5 हैं। चित्रगुप्त नगर थाना की एसआई रोशनी कुमारी, जिसने शुरुआती जांच को ही गलत दिशा में मोड़ दिया, सुसाइड बता दिया। उसके बाद बारी थी एएसपी अभिनव कुमार की। उन्होंने भी मामले की पड़ताल किए बिना थाना प्रभारी की रिपोर्ट को मानते हुए सुसाइड बता दिया और बयान जारी कर दिया। पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने भी अपने स्तर से कोई पड़ताल नहीं की और आंख मूंदकर बिना पोस्टमार्टम छात्रा की मौत को सुसाइड बता दिया। यही वजह रही कि बार बार पुलिस की थ्योरी बदलती रही, लेकिन पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबके चेहरे को बेनकाब कर दिया। विनीता मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवेदना की मौत के बाद से सरकार एसआईटी गठित होने के बाद से दोषियों पर कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहानाबाद से पटना आकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा संवेदना की मौत के बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी के गठन के बाद जांच भी तेज हो गई, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पटना में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम का कहना है कि एसआईटी जांच से भी कुछ नहीं निकलेगा। सरकार इसको लीपापोती करती है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार नहीं ला पाएगी। दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। खुद डीजीपी और आईजी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोषी किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। कोई भी अपराधी हो, उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरू में हॉस्टल संचालक से लेकर डॉक्टर और पुलिस के अधिकारी तक रेप के आरोप को नकार रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को ही बदल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले में दोषियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर के अब लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला है। कैंडल मार्च भूतनाथ रोड से पुरानी बाईपास रोड तक निकाला गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। इसके साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। बिहारवासी निर्भया हत्याकांड के दोषियों को
यथाशीघ्र फांसी की सजा मांगने के लिए रोड पर उतर आए हैं और जब तक इस हत्याकांड में दोषियों को नहीं दिया जाता है फांसी, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार मामलों के जानकार मानवाधिकार अधिवक्ता इसके झा की ओर से दायर की गई है। पटना में नीट की छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए उसने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला काफी गंभीर है। छात्रा की रेप के बाद बर्बरता से हत्या की गई। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है, लिहाजा मानवाधिकार अधिवक्ता इसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दायर की है। हमने टोटल प्रकरण का जब अध्ययन किया तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, इसमें मानवाधिकार आयोग का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत ही बड़ा मामला है। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष 2 अलग-अलग हमने पिटीशन दाखिल किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। देखिए, पटना में गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। एक और लड़की की मौत से हड़कंप मच गया है। गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। औरंगाबाद की लड़की की मौत हुई है। आपको बता दें कि परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में ये मौत हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है, मुसाहिद रेजा को आरोपी बताया गया और पटना के एग्जीबिशन रोड में है परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। संचालक विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा पर भी आरोप है। वार्डन खुशबू कुमारी पर भी परिवार ने आरोप लगाया है। औरंगाबाद की छात्रा की हत्या का ये गंभीर आरोप है लगाया गया है। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो परिजनों की तरफ से लगातार हर लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से लेकर के हॉस्टल संचालक तक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को रफा दफा करने को लेकर के भी परिजनों ने आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को औरंगाबाद की रहने वाली छात्रा की लाश मिली थी। परिवार को बताया गया था कि छात्रा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार वालों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया और बिना पोस्टमार्टम के ही परिवार को ये बता दिया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। जबकि छात्रा के मां बाप का यह आरोप है कि उनकी बेटी के शरीर पर जख्म के निशान थे और शरीर पर जगह जगह गहरे निशान भी थे। परिवार वालों ने पूर्णिया के वाईसी थाना इलाके के चोचा गांव के रहने वाले मोहम्मद शमजूज जोहा के बेटे मुसाहिद रेजा और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले मोहम्मद गुलाम के बेटे मुकरम रेजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फ्लैट गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर भी आरोप लगाया गया। वार्डन पर भी आरोप परिजनों ने लगाया है। पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक और लड़की की मौत हो गई और उसको लेकर के अब परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में एक के बाद एक लड़कियों की लाश मिलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह नया मामला है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संवेदना की हत्या के बाद एक और कांड। पटना के गर्ल्स हॉस्टल बने मौत का अड्डा। औरंगाबाद की छात्रा की मौत पर बवाल। बेटियों के साथ बर्बरता, सुरक्षा पर सवाल। हम पूछते हैं कि बिना परमिशन के 2 लड़का हॉस्टल में क्यों घुसा? बिना पोस्टमार्टम आए हुए आत्महत्या के सरकार क्यों दे रहा थी? मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? ये आरोप है औरंगाबाद के रहने वाले उन माँ बाप का जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए पटना भेजा। बेटी घर से सपने लेकर आई, लेकिन पटना के गर्ल्स हॉस्टल से लाश बनकर निकली। माँ बाप के सारे सपने टूट गए, बर्बाद हो गए, शरीर कांप उठा फंदे से लटकी अपनी गुड़िया की लाश देखकर। लाश सिर्फ गुड़िया की ही नहीं थी, ख्वाबों की थी, आशाओं की थी, भरोसे की थी। जिस सपने को पूरा करने के लिए माँ बाप ने बेटी को पढ़ने के लिए राजधानी में भेजा, बदले में पटना ने उसी बेटी को कफन में लपेटकर ख्वाबों का कत्ल कर दिया।
वहाँ की स्थिति कुछ नहीं था। मेरा परिजन एक ठो भेजे थे, उनको बता दिया गया कि लड़की जीवित है, उसको मिलने दिया नहीं गया और उनको पीछे में बॉडी के उतार कर पुलिस ने पीएमसीएच लेकर भाग गया। बोला कि हॉस्पिटल ले रहे हैं, पीएमसीएच लेकर भाग गया। क्या लग रहा है, जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या की साजिश लग रहा है। घटना 6 जनवरी की ही है, जिस दिन पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा संवेदना को जान से मार दिया गया। उसी रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में एक और लाश मिली। ये लाश थी औरंगाबाद की रहने वाली 16 साल की गुड़िया की। नाम हम भले ही आपको काल्पनिक बता रहे हैं, लेकिन कहानी असली है, क्योंकि जो बाप अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करना चाहता था, उसे उन्हीं हाथों से बेटी की चिता को आग देनी पड़ी। पिता का आरोप है कि बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका कत्ल किया गया। माँ भी यही सवाल उठा रही है। पटना के जिन गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के घर वालों को मिलने की इजाजत नहीं, वहाँ रात के अंधेरे में लड़कों को एंट्री कैसे दे दी जा रही है? पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं है वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिए। परिवार का आरोप है कि पटना पुलिस ने शंभू हॉस्टल की छात्रा संवेदना की तरह ही औरंगाबाद की बेटी के केस को भी रफा दफा कर दिया। घर वालों ने थाने में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, पटना पुलिस ने उसे चलता कर दिया। ऐसे में एक और लाश और कई सवाल तैर रहे हैं। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में छात्रा की मौत हुई या उसे भी संवेदना की तरह बेरहमी से मारा गया? देखना है कि पुलिस जांच में ये केस हत्या का निकलता है या आत्महत्या का। औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ललित कुमार साहू के रूप में पहचान हुई है। तो अज्ञात अपराधियों ने हत्या की जानकारी सामने आ रही है। बिथान के सोहमा गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लगातार हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ललित कुमार साहू के रूप में मृतक की पहचान हुई। अज्ञात अपराधियों ने हत्या की है। तो फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिनदहाड़े ये हत्या की गई है। बिथान के सोहमा गांव की घटना है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रांची से बड़ी खबर, जहां मांडर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश अब तेज कर दी गई है। ट्यूशन पढ़कर नाबालिग आ रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की और इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश अब तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि पढ़कर जब वो लौट रही थी नाबालिग, तभी अंधेरे का फायदा उठाया गया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दरिंदगी। चलिए, अब सियासी गलियारे की खबर का रुख करेंगे। तो नितिन नवीन का आधिकारिक रूप से बीजेपी अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने नामांकन कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नाम, नितिन नवीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ है। आज नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। नितिन नवीन के बीजेपी हेडक्वार्टर में स्वागत की भव्य तैयारी भी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महज 45 साल की उम्र, ओहदा सबसे बड़ा। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने नामांकन कर दिया है। 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी को 6 साल बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नितिन नवीन के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नितिन नवीन ही एकमात्र बीजेपी अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए नेताओं का जोश हाई है। देश का अध्यक्ष बिहार से हो रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का उम्र भी 45 वर्ष है। 80 में हम बने थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेंगे उनका उम्र भी 45 वर्ष है। ये सुखद अवसर है। देश को युवा नेतृत्व मिला है। कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया अगर ये किसी पार्टी में संभव है
तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। बहुत खुशी की बात है सब बिहार के लोगों के लिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से और एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बन के गए हैं। हमको लगता है शायद पहली बार कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से होके गया है और हम लोग साथ काम भी कर रहे हैं बिहार में यहाँ पर। तो हम लोगों की पूरी शुभकामना है और पूरे देश के लिए और बिहार के लिए खास करके ये सुखद। माननीय नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। संगठन का और प्रशासन दोनों का बहुत लंबा अनुभव इनका है और नया युवा भी हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की ताजपोशी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब नितिन नवीन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जिसे लेकर नितिन नवीन के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने को लेकर नितिन नवीन के घर परिवार में खुशी की लहर है। रजौली प्रखंड के अम्हावा गांव में नितिन नवीन के चाचा और चचेरे भाई ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये पूरे परिवार और बिहार के लिए गौरव की बात है। कैसा महसूस करते हैं? क्या है परिवार मेरे हम लोग का अपना ही है और सब ठीक है, सब है यहाँ। उनके पिताजी रहे हैं बहुत दिन यहाँ काज करते रहे हैं। उनका तो जन्म नहीं है, फिर उनके पिताजी का उनका जन्म यही भूमि स्थल पर है। आप कौन है? नितिन जी के कौन है आप? नितिन जी का हम चाचा हुए। तो नितिन जी का बचपन कैसा था? बचपन कब आते हैं इस गाँव में? कब आते हैं? बहुत कम आते थे, उनके पिताजी आते थे, नवीन कुमार सिन्हा। वो कम आते थे। तो उनका बचपन नितिन जी का यहीं बीता है। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं नितिन जी, बीजेपी ने नया उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, कैसा देखते हैं? किस नजर से? बहुत अच्छे हैं। और देखिए सियासी गलियारे से एक और खबर आ रही है। अनंत सिंह जो कि हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं, हमेशा ही वो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अनंत सिंह सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अनंत सिंह के इस वीडियो पर सियासत गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह का वीडियो में अनंत सिंह साफ साफ सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेल में बंद अनंत सिंह 2 दिन पहले रेगुलर चेकअप के लिए IGIMS अस्पताल पहुंचे थे। यहीं पर अनंत सिंह का सिगरेट पीते वीडियो सबके सामने आया। अनंत सिंह समर्थकों के बीच सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं, फिर वो लिफ्ट में घुस जाते हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो को आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट किया। अब अनंत सिंह के सिगरेट पीते वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। स्वघोषित छोटे सरकार और नीतीश कुमार जी के दुलरुआ विधायक अनंत सिंह वही काम करते नजर आते हैं जो निषेध होता है। अस्पताल में धूम्रपान निषेध है, वो धूम्रपान करते नजर आए और फूंक में उड़ा रहे थे वो बिहार की कानून व्यवस्था को। वायरल वीडियो की सत्यता क्या है, यह जांच का विषय है और प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कहाँ का वीडियो है, किसका वीडियो है, कब का वीडियो है, सब तो ऐसा है कि वीडियो और फोटो कब का होता है, कब चल जाता है सोशल मीडिया के जमाने में। अनंत सिंह के इस वीडियो पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं। सफेद शर्ट पैंट और ब्लू बंडी में अनंत सिंह चलते हुए मुंह से धुएं का छल्ला उड़ा रहे हैं। अब इस वीडियो पर सवाल खड़े होने लगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत गोपालगंज आएंगे। सीएम नीतीश बरौली हाई स्कूल में जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। ब्लॉक परिसर में दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बतरदेह गांव में गंडक नदी के सारण तटबंध पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सीएम नीतीश कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं इस बरौली में। इसमें 300 करोड़ से अधिक की योजना का
वह शुभारंभ भी करेंगे, उसका शिलान्यास भी करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ऐतिहासिक दिन है और हम लोग कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। यहाँ तैयारी अंतिम क्षण में चल रहा है और जोरदार तैयारी है। जनता में काफ़ी जोश खरोश है। मुख्यमंत्री जी कल 300 करोड़ से ज़्यादा की योजना का शुभारंभ और शिलान्यास दोनों और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत गोपालगंज जा रहे हैं और गोपालगंज के बरौली हाई स्कूल मैदान में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सर, समृद्धि यात्रा पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कितनी बड़ी सौगात मिलेगी गोपालगंज? देखिए, अभी तक का तो इतिहास यही बताता है कि साहब जहाँ जाते हैं सौगात देते हैं, और वैसे भी जो अंडरस्टूड सौगात है वो 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लगभग 134 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा और सर क्या क्या घोषणा करते हैं तो हम लोग भी उससे परिचित हो पाएंगे। संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। जन संवाद नहीं है कि यहाँ पर जन संवाद होगा। जो आप देख रहे हैं मेरे बाएं तरफ जन संवाद है, मतलब जनता को संबोधित करेंगे और अपने विगत 20 साल की उपलब्धियों के बारे में सर बताएंगे। और इसके अलावा सबसे पहले सर जाएंगे स्वामी विवेकानंद सभागार में, जहाँ बिहार के सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी यथा आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, ACS साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, डायरेक्टर साहब कुछ विभाग के आ रहे हैं, वो हम लोग की समीक्षा करेंगे। और जब तक सर की वहाँ सभा चलेगी तब तक समीक्षा होती रहेगी। तो विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद पहली बार मुख्यमंत्री गोपालगंज आ रहे हैं और यहाँ पर समृद्धि यात्रा के दौरान कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि मिलेगी। ऐसे में सीएम की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। देखिए, शिवहर में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने आधुनिक सुविधाओं से लैस शिवहर बस पड़ाव का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से सीधा संवाद भी किया। सीएम ने यह कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जीविका दीदियां इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इस बस पड़ाव परिसर में जीविका दीदी की रसोई का संचालन भी किया जाएगा ताकि यात्रियों को स्वच्छ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।